श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं का व सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत। सभी को विपिन वर्मा की ओर से राधे राधे, नमस्कार। हम वास्तु की पढ़ाई निरंतर गतिमान रख रहे हैं और पिछली बार के 2-3 एपिसोड में हमने वास्तु वेद की बात की है। वेद में हम अभी तक जो बात कर चुके हैं वो कुम्हार का चक, वहाँ तक बात कर चुके हैं कि कैसे कुम्हार का चक पार्टी को हृदय रोग व परदेश वास देता है। अगली बात है 25 नंबर से बाद 26 लिखेंगे ओखली। ओखली डैश निर्धनता। ज़्यादातर लोग ओखली को जानते नहीं होंगे क्या होती है। ओखली मतलब पहले जो काम होता था सारा अनाज का वो हाथों से किया जाता था। मशीनें काम नहीं करती थी, मशीनें पहले नहीं हुआ करती थी, हाथ से काम करते थे। तो बहुत सारी जब कोई भी कुटाई करनी होती थी तो आज की डेट में जैसे कहते हैं कूटनी, अदरक कूटने के लिए लेते हैं ना, वैसे ही एक बड़ा होता है, उसको खरल कहते हैं, खल्लड़ भी कहा जाता है, इमाम दस्ता भी उसको कहते हैं। तो अलग अलग बोलचाल की भाषाओं में अलग अलग उसको कहते हैं, उसको ओखली कहते हैं। तो वो ओखली बनाई जाती है और उसमें धान कूटे जाते हैं, मिर्चे मसाले कूटे जाते हैं, है ना, बहुत सारी उसमें कुटाई का काम होता है। तो उसमें तेल जब निकालना होता है तो भी ओखली में डाल के और बैल के माध्यम से या हाथों के माध्यम से एक चक घुमाते हैं और उससे तेल पिरता है। ओखली अगर आपके पार्टी के दरवाजे के ठीक सामने आती है तो उससे निर्धनता मिलती है। क्यों? वो ओखली में कुछ भी डालते हैं वो तोड़ने का काम करती है। ओखली में जो भी चीज़ जाती है मूसल उसको तोड़ता है, तो टूटने से चीज़ें बिखराव लाती हैं। तो ऐसी ऊर्जा यदि किसी के मुख्य दरवाजे के सामने आती है तो वो निर्धनता लाती है। 27 हेडिंग को हम लिखेंगे शिला डैश शबुता व पथरी रोग। शिला मतलब पत्थर, एक बड़ा पत्थर, एक छोटा पत्थर। पत्थर का स्वरूप क्या है उसको देख के आपको समझना रहेगा। घर में मसाले पीसने के लिए भी महिलाएं गांव में रखती हैं, वो भी एक पत्थर होता है, उसे भी शिला कहते हैं। शिवलिंग बनाते हैं जिस पत्थर से, वो भी शिला ही है। किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए कि हमारी सीमा यहाँ तक है, उसको जिस मोड़ पे रख देते हैं उसको भी शिला ही कहते हैं। या एक बड़ा पत्थर जो किसी चीज़ को रोकने के लिए, जैसे एक आप जब केदारनाथ जाते हैं तो आप भीमशिला पार करके जाते हैं, तो वो भीमशिला जो है वो एक बड़ी शिला है, एक बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर से द्रौपदी जी नदी को पार करके उस तरफ गई थी बद्रीनाथ केदारनाथ जब जाते हैं। केदारनाथ में जो केदारनाथ जी का मंदिर है उसके ठीक पीछे जब त्रासदी आई थी 2013-14 में, बादल फटा था और बहुत सारा पानी बरसा, उसमें बहुत सारे लोग असमय मृत्यु के कोख में समा गए। वो जो समय था उस समय पर मंदिर को बचाने के लिए पहाड़ों से टूट के एक शिला आई और केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गई और सरस्वती नदी का जो
जल था उसके बहाव से मंदिर को जो नुकसान हो सकता था, उस शिला ने आके उस बहाव को दो रास्तों से दो भागों में तोड़ दिया और मंदिर पूरी तरीके से सेफ बच गया। उसको भी शिला ही कहेंगे। बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े जो ऊपर से टूट के गिरते हैं उनको भी शिला ही कहेंगे। शिला एक शब्द है, पत्थर भी कह सकते हैं। ऐसी कोई मजबूत ठोस आकृति किसी के मुख्य दरवाजे पर आती है तो उसको, या घर के ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम हो, नीचा हो, गहरा हो, हाँ, बराबर नहीं हो, तो ऐसे घर में जितने भी लोग रहते हैं इन सब लोगों में पथरी रोग मुख्यतः देखा जाता है। ठीक है ना। अगली हेडिंग है 27 भस्म। भस्म वेद डैश बवासीर रोग। अब आप इसको मैच करने की कोशिश करें, तो इसको मैच करने की कोशिश ना करें, कुछ चीज़ों को वैसे ही रहने दें जैसे हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? जब तक आप उसको सामने से समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। भस्म, भस्म मतलब एक बुरबुरा पदार्थ, लकड़ी जलाने के बाद जो बचता है उसको बुरादा कह सकते हैं। जला हुआ राख जो है उसको भी भस्म कहा जाता है। भस्म का जो स्वभाव है उसके अंदर एयरी बहुत होता है, वो हवा बहुत होती है, उसको पकड़ने की कोशिश करो तो वो बुरबुरी होती है, हाथों से निकलेगी। थोड़ा सा लेके लगाएंगे तो फैलाव बहुत देती। अब बवासीर रोग की बात कर रहे हैं तो हमको गुदाद्वार की बात करनी रहेगी, है ना। तो जो मल त्यागने के लिए जो छिद्र है, अगर आप मजबूत जो पॉटी है वो आपकी मजबूत आ रही है तो अच्छा है, पर अगर वो सख्त हो जाए, जम जाए बहुत ही कष्ट से और आप प्रेशर लगा के करेंगे तो बवासीर रोग होता है। जो अंदर का जो उसको कह सकते हैं फिस्ट्यूला करके एक बीमारी होती है, उसे उसको लिंक करेंगे तो जो अंदर का जो खाल होता है वो बाहर आ जाता है, उसको इंद्री कह सकते हैं, या डॉक्टरी भाषा में जो भी शब्द उसे दिया जाता हो हिंदी में या इंग्लिश में। तो बवासीर का जिसको जिसको भी रोग होता है वो भस्म की प्रकृति होती है, वो खुली खुली सी रहती है, खुली बुरबुरी होती है, बुरबुरी टाइप की, अत्यंत सूखी, उसमें जुड़ने का पावर नहीं होता। तो जब भी भस्म जैसी कोई चीज़ आपके दरवाजे के सामने है तो वो भी वेद में मानी जाती है। अगला लिखेंगे। अब इसको रिलेट नहीं कर सकते ना, जैसे किस तरीके से रिलेट करें, कुछ होता होगा, वेदों में लिखा है, सिलेबस में है, हम उतना उस पर जाना नहीं चाहते क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती। लोग कहेंगे अरे आपने जो उदाहरण दिया वो तो मैच नहीं कर रहा था। अब अचानक से भस्म कहीं मिलेगी भी नहीं, पर कहीं पर जैसे कुछ जला देते हैं तो उसकी जो राख पड़ी रहती है। इसको एक उदाहरण और मैं दे सकता हूँ, जैसे होली जलाई जाती है तो होली जलाते हैं तो वो होली अच्छा दिन नहीं होता तो दूसरे दिन नहीं उठाते हैं, तीसरे दिन नहीं उठाते हैं, तो 2 दिन 3 दिन भी रखी रहती है और अच्छे दिन उठाई जाती है। तो अच्छे दिन उठाने पर होली को जलाने से और उठाने के बीच में 2 3 4 दिन का अगर टाइम लगता है और वो किसी के घर के ठीक सामने हो रही है तो उसको भी भस्म ही तो कहेंगे ना। तो ये वाली भस्म भी अगर है तो आपके घर में एक अजीब प्रकार का वातावरण निर्मित होगा और खान पान में ऐसे बदलाव आ जाएंगे, आपके जीवन जीने की जो प्रकृति है उसमें ऐसा बदलाव आ जाएगा कि आपको कह सकते हैं मोशन क्लियर नहीं होगा, और प्रेशर करके करेंगे तो धीरे धीरे करके आप उसके आदी हो जाएंगे और फिर बवासीर का रोग होगा। अब ये इससे होगा, हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कठिन है, वो अच्छा नहीं लगेगा।
अगला हेडिंग 29 नंबर का है, दीमक की बाम्बी। दीमक का जो घर होता है उसे बाम्बी कहते हैं। तो दीमक की बाम्बी वेद डैश परदेश गमन। वैसे तो नहीं मिलती है, पर यदि आपने घर बिना ज़मीन का परीक्षण किया है, घर निर्माण आपने किया है और परीक्षण नहीं किया है, ज़मीन का परीक्षण किया जाता है कि मिट्टी कैसी है, पीली है, काली है, लाल है, सफ़ेद है, बुरबुरी है, चिकनी है, पीली है, पियरा मिट्टी बोली जाती है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी होती है। तो यदि वो है, आपने परीक्षण उसका नहीं किया है ज़मीन का, तो वहाँ पर सल्ले हो सकती हैं, हड्डियाँ हो सकती हैं, किसी भी तरीके के कंक्रीट हो सकती है, कंक्रीट मिट्टी हो सकती है, अनुपजाऊ मिट्टी हो सकती है, कीट पतंगे भी हो सकते हैं। तो कीट में ही दीमक आता है। दीमक जो है वो लकड़ियों को खा जाता है। अब अगर दीमक का घर है, दीमक की बाम्बी आपको दिख रही है ज़मीन में बनी हुई, या आप खुदाई करते हैं तो उसमें दीमक निकलती है, तो वो दीमक जहाँ भी रहेगी वो लकड़ियों को खाएगी, और लकड़ियों को खाने का काम जो दीमक यदि करेगी तो आपका फर्नीचर वर्क जितना भी है वो ख़राब होगा। आप लकड़ी की चौखटें बनाएंगे, अलमीरा के दरवाजे पल्ले लगाएंगे, वो सब चीज़ें बार बार ख़राब करेंगे। इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो है परदेश गमन। आपको अपना घर छोड़ के परदेश में जाके रहना पड़ेगा। तो ज़मीन की शुद्धता की जो बात आती है वास्तु में, वो ज़मीन पहले देखनी चाहिए कैसी है, तो इसमें दीमक नहीं होनी चाहिए। दीमक का देखिए निकला, शल्य निकलती है, हड्डियाँ निकलती हैं, हाँ, चूहों के बिल होते हैं, चूहों के बिलों में सांप घुस जाते हैं, चूहों को खा लेते हैं और सांप उनमें रहते हैं। तो चूहों के बिल हुए, दीमक हुई, इनकी बाम्बी हुई, या किसी और भी जानवर का घर है, ऐसी ज़मीन जो है वो रहने योग्य नहीं बताई जाएगी। अगली हेडिंग 30 नंबर, ब्राह्मण का घर डैश ब्राह्मण का घर डैश कुल का नाश कराए। आपके घर के द्वार के सामने, किसी भी पार्टी जिसके आप घर जा रहे हैं उसके घर के सामने देखिए, ब्राह्मण का यदि घर है, अनुचित बात लगेगी कुछ लोगों को, पर जो लिखाया गया है, जो सिलेबस में है, हम वही बता रहे हैं। ब्राह्मण का घर अगर आपके दरवाजे के ठीक सामने पड़ता है तो आपके घर का कुल का नाश हो सकता है। ये आपका जहाँ भी मैं यूज कर रहा हूँ वो पर्सनलाइज नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं ना, सब लोग अपने घर का ले लेंगे तो मेरे साथ समस्या हो जाएगी। आपकी जो पार्टी है, आप देखिए कि उसके घर के ठीक सामने ब्राह्मण का घर तो नहीं है। अगर ब्राह्मण का घर है तो आपके कुल का नाश होगा। जो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं जीवन में रहते हुए, वो समझ जाएंगे कि दिक्कत क्या आती है, और उस दिक्कत को आप उनके साथ में समझेंगे तो आप महसूस भी करेंगे कि हाँ, ऐसा होता है। अगला नंबर 31, भट्टी व आवा डैश पुत्र का नाश। जैसे हर घर में वास्तु होना चाहिए, ऐसे ही आजकल नई नई जितनी भी कॉलोनियाँ बन रही हैं उसमें घर के बाहर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। सभी ने अपने घर को, जो ग्राउंड फ्लोर है उसको या बेसमेंट को भी तोड़वाकर उन्होंने कमर्शियल प्रक्रिया उसमें चालू कर दी है। अब ऐसे में आजकल जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिखाया कि पकौड़े मंगोड़े बना के भी हम अपना जीवन पाल सकते हैं, मालिक बनो, अपना काम जो है
वो खुद के अपने काम के मालिक बनो, और अपना काम छोटा भी हो तब भी आप उसके मालिक ही होते हैं। ऐसी भावना जब से दी है तब से फूड के जो स्टॉल हैं वो बहुत लगने लगे। ज़रा जगह में आपको फूड के स्टॉल मिल जाएंगे, साइकिल के ऊपर मिल जाएंगे, ठेलों पे मिल जाएंगे, रेहड़ी जिसे बोलते हैं उस पे मिल जाएंगे, और वैसे काउंटर वाइज भी आपको फूड स्टॉल मिलेंगे। तो जहाँ खाना बनेगा वहाँ पर अग्नि तो होगी ही। अग्नि होना मतलब वहाँ पर भट्टी होना या वहाँ पर ओवन होना, आवा होना, वहाँ पे कोई इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, और वो आपके दरवाजे के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने, आपकी पार्टी के मुख्य दरवाजे के, घर के मुख्य दरवाजे के सामने अगर इस तरीके की भट्टी फिक्स है, लगी है, काउंटर है फिक्स है, वहाँ पर भट्टी लगा के काम होता है, तो ये आपके पुत्र का नाश, विनाश, सर्वनाश करता है। स्वभाव में परिवर्तन उसके आ सकता है, ये भी एक माइनस बात है, और आचरण के साथ में ही उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाए कि वो बाहर का खाने पीने लगे, तो स्वास्थ्य लाभ भी नहीं उसको होगा, तो डेली बाहर का खाना नुकसान करता है। तो ब्रीफिंग में बहुत कुछ नहीं देना चाहता, क्योंकि आप क्या अनुभव करते हैं, हमने क्या अनुभव किया, हमारे गुरु ने क्या अनुभव किया, उसी चीज़ पे अनुभव बदल जाता है। वयस्क लोग जो हरी मिर्च खाते हैं या कड़वा खाते हैं, उनके लिए वो कड़वा मज़ा देने वाला होता है, पर उतना ही कड़वा बच्चे के लिए तो समस्या में आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को इसी तरीके से मान के चलते हैं। और अगली हेडिंग लिखते हैं 32 नंबर, छाया वेद डैश निर्धनता। निर्धनता, कंगाल हो जाना। अभी बताया था आपको ध्वज वेद, ध्वजा वेद में बताया था कि यदि किसी झंडे की परछाई आपके घर पे पड़ रही है, किसी पेड़ की परछाई आपके घर पे पड़ रही है, ऐसे ही किसी के मकान की परछाई आपके मुख्य दरवाजे पर पड़ रही है, तो ये आपको निर्धनता की तरफ ले जाएगा। तो कोशिश करिए कि उसका घर इस प्रकार से डिज़ाइन करें, इस तरीके से उसका निकास रखें। जब भी आप वास्तु करें तो वेद जो है वो उसके घर के सामने नहीं आना चाहिए। वेदों की ही प्रक्रिया में जो बात कर रहे हैं उसमें 3 नियम और लिख लीजिए। वेदों के 3 नियम। नंबर 1, यदि भवन की ऊंचाई से 2 गुनी जगह छोड़कर कोई भी वेद हो तो उस वेद को या उस वेद का दोष नहीं लगता या उसको दोष नहीं माना जाएगा। यदि भवन की ऊंचाई, अभी जब ब्रिज की बात आई थी या किसी ऊंचाई की बात आई थी तो अंबानी जी के मकान की बात की थी मैं। 27 मंजिल का एंटीलिया बना है और उसके ठीक सामने कोई 4 मंजिल का मकान बना है। अब सूर्य का इस तरीके से आना जाना रहे कि एंटीलिया की ऊंचाई की जो परछाई है वो 4 मंजिल के मकान पर आती है। अब भारत देश में रहें और अंबानी की बात ना करें तो मज़ा नहीं आता। डायरेक्ट हम लोग वहीं पहुंचते हैं। तो
समझ लीजिए कि आपका मकान या आपकी पार्टी का मकान 2 मंजिल का है और ठीक सामने से सूरज निकलता है या सूरज छिपता है और आपके 2 मंजिल के या 3 मंजिल के मकान के सामने आपसे ऊंचा मकान बना है और सूर्य के प्रकाश को या रोशनी को रोक रहा है, या सूर्य के निकलने से या छिपने से जो परछाई बन रही है उस मकान की, वो यदि आपके घर पे आके पड़ रही है तो ये वेद के रूप में लिया जाता है। तो इससे बचाव के लिए भी क्या किया जाए? इसके बचाव के लिए यदि भवन की ऊंचाई से 2 गुनी जगह छोड़कर, आपके भवन की ऊंचाई यदि 24 फीट है तो आप अपने मुख्य दरवाजे से ज़मीन को लंबाई में नापना शुरू करें और 48 फीट के बाद यदि कोई वेद है, जितने भी वेद आपको 32 बताया है ना, तो उसमें से कोई भी वेद है तो उस वेद का दोष नहीं लगता। मान लीजिए कोई हाईवे है, कोई ओवरब्रिज है और वो आपको ना तो कोई परछाई देता है और ना ही उसका कोई साइड आपके घर पे आता है, और उसकी दूरी भी आपके मकान से डबल दूर है। डबल दूर का मतलब क्या हो गया? आपके मकान की ऊंचाई बराबर लंबाई, ऊंचाई 10 फुट, लंबाई 10 फुट का डबल 20 फुट यदि है, और उसके बाद वो हाईवे शुरू होता है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर, आपके घर की बॉडी पर नहीं आएगा। यदि भवन की ऊंचाई से 2 गुनी जगह छोड़कर कोई भी वेद हो तो उस वेद का दोष नहीं लगता और उस दोष को नहीं माना जाएगा। अगली हेडिंग लिख लीजिए, जब, नंबर 2, जब भवन, द्वार और द्वार वेद के बीच में कोई भी दीवार हो तो ऐसे वेद का दोष भी नहीं लगता है। कैसे समझेंगे? समझिए, जब भवन और भवन का द्वार और द्वार के सामने का वेद, इसके बीच में कोई दीवार आ जाए, ठीक है? दीवार कैसे आएगी? मान लीजिए आप रहते हैं अपने घर में और वो एक कॉलोनी का परिसर है और दीवार आती है, एक बाउंड्री वॉल खड़ी है, बाउंड्री वॉल के उस तरफ एक डिवाइडर रोड है, तो अब आपका घर बाउंड्री वॉल के अंदर हो गया और बाउंड्री वॉल जो है वो आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने नहीं है। आपकी जो बाउंड्री वॉल है या तो आपके मकान के राइट में आती है या आपके मकान के लेफ़्ट में आती है या आपके मकान के बैक साइड आती है, और फिर बाउंड्री वॉल के बाद में डिवाइडर रोड है या हाईवे रोड है, तो उसका जो वेद है वो आपके घर को नहीं लगता। या मान लीजिए आपका मकान ऐसी जगह पे है जहाँ के बाद में एक दीवार है जो लेफ़्ट, राइट या बैक में बता चुका हूँ है, और उसके ठीक पीछे एक चौड़ा नाला, गंदा नाला बहता है, या इसी प्रक्रिया में कोई हाई टेंशन लाइन निकलती है, या इसी प्रक्रिया में 32 के 32 जो 32 वेद्स बताए हैं उनमें से कोई भी होता है तो उसका असर आप पर नहीं आता। दक्षिण की दिशा यदि आपके मकान के पीछे की दिशा है, दक्षिण पश्चिम आपके मकान के पीछे की दिशा है और वहाँ पर भारी, चौड़े, ऊंचे, मोटे पेड़ आते हैं तो उनका निगेटिव इम्पैक्ट भी आपके मकान पर नहीं माना जाएगा। हेडिंग नंबर 3, भवन, द्वार व वेद के बीच में राज्य मार्ग या एक्सप्रेस वे बना हो या निर्मित हो जाए तो वेद को निष्प्रभावी माने। भवन, द्वार व वेद, आपका घर, आपके घर का मुख्य दरवाज़ा, मुख्य दरवाजे के और उस दरवाजे के सामने वेद होने के बीच से यदि राज्य मार्ग,
एक्सप्रेसवे निकल जाए। आपका मकान एक्सप्रेसवे, हाईवे, राजमार्ग से मकान की दूरी के डबल दूरी से और पहले बना है और फिर उस डबल दूरी के बाद राजमार्ग निकला है और उसके राजमार्ग के दूसरी तरफ सामने मंदिर है, हाई टेंशन लाइन है, ऊंचा मकान है, दीवार है, कारखाना है, कर्कश आवाज़ देने वाली चीज़ है, लिफ्ट है, पानी बहता है, गंदगी है, नाला है, कुछ भी है, वो सारे वेद जो हमने आपको लिखवाए हैं वो अगर हैं तो उनका भी आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। समझिए, हाईवे अपने आप में एक वेद है, लेकिन उसके लिए नियम है कि आपके मकान की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को डबल ज़मीन से नापेंगे दूरी, और उसके बाद अगर वो हाईवे पड़ता है, सर्विस लाइन को अगर हम ले लें ऐसे, तो आपके मकान की ऊंचाई अगर 24 फीट, 2 मंजिल अगर बनाते हैं तो 12 फुट पर लेंटर होता है, तो 24 फीट ऊंचा है। और 24 दूनी 48, डिवाइडर रोड के बाद में कोई हाईवे, कोई ओवर ब्रिज, कोई हाई टेंशन लाइन, कुछ भी अगर पड़ता है तो वो उस तरफ है, तो उसका वेद नहीं मानते, उसका वेद हमको प्रभावी नहीं करेगा। कारखाना हमसे 200 फीट दूर हो जाएगा तो उसका शोर हमको नहीं आएगा, वो प्रभाव ही नहीं करेगा। और 200 मीटर के दूरी पर जाकर अगर कोई मंदिर है, कोई बड़ा सा उद्यम है, तो उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। तो यहाँ पर हमने पढ़े वेद। अगली हेडिंग में हम पढ़ेंगे द्वार, मुख्य द्वार। ये इससे पहले बात होनी थी पर हम बीच में पहले द्वार वेद ले आए। क्यों वेद ज़रूरी था पढ़ना, और द्वारों को पढ़ना जो है वो पूरे मकान के नक्शे को समझना जैसा हो जाता, तो उसको समझाने से पहले हम इस पे आ गए। तो मुख्य द्वार हम अगले एपिसोड्स में जब हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है वो यहीं पर विराम देते हैं। एस्ट्रो वास्तु शुभम फर्म है हमारी, लखनऊ में मोहान रोड पे, आगरा एक्सप्रेसवे से पहले। और एक और फर्म खुलने की बात, एक ब्रांच खुलने की बात हो रही है। एक्चुअली टेलीकॉलर्स के बैठने का इंतज़ाम सोचा जा रहा है। कुछ ऐसा अगर होता है तो हम हाईवे के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ पाए जाएंगे है ना। सबको सेवा देनी है, सब तक पहुंचाना है सनातन का ये ज्ञान, और सभी के जीवन में लाना है मुस्कान। वास्तु की पढ़ाई में ऐसे ही बने रहिए। एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है, आपके लाइक व्यूज़ दिख रहे हैं। सब्सक्राइब करना आपका अपना निजी अधिकार है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, और हम निरंतर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कीमत थोड़ी कम आकी जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद ये अपने फ़ायदे के लिए होगा, पर आप जब पढ़ ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप महसूस भी कर रहे होंगे कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं हो रहा है ना। तो सीखते रहिए, बने रहिए इसी तरीके से, अपना प्यार देते रहिए। और पिछले जो वीडियो, पिछला वाला जो किया था, उसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि सर मैसेंजर पे मैसेज आते हैं, फेसबुक से जुड़े हुए लोग हैं ना, तो मैसेंजर पे लोग नंबर मांगते हैं और कहते हैं सर वीडियो में आपका नंबर नहीं है, आप उसमें भी बोल दिया करिए तो हमें अलग से नंबर लेने के लिए मैसेज नहीं करना पड़े। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें 2 नंबर हम आपको देना चाहेंगे। एक जो है वो हमारी धर्मपत्नी के पास रहता है, तो कई बार मैं व्यस्त रहता हूँ विज़िट में, पार्टी के साथ में किसी के घर पे, तो उनसे बात हो जाएगी। तो फिर अगली विज़िट आपकी होनी है या जो भी आप बात करना चाहते हैं उस पर आप बात करेंगे। तो उनका नंबर पहले लिख लीजिए, 6393555689। ठीक है, मेरा नंबर है 9919084039। इन नंबर्स पे बात कीजिए। और विज़िट जो है हम अपनी पत्नी के साथ में ही करते हैं, क्योंकि कुछ बातें जो लेडीज़ों से करनी होती हैं वो
हम मुख्यतः सामने से नहीं कर सकते, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो उनको लेडीज़ें ही समझाएं। जैसे मसाला ही है, बना लीजिए, मान लीजिए आपको सब्ज़ी बनाना सीखना हो, किसी लेडीज़ को किसी लेडीज़ से सीखना हो तो वो समझा देंगे, ऐसे बघारो, ऐसे करो, जीरा डालो, तेल गरम करो, ऐसे ऐसे करके, और बस बन गई। और उसी को मैं समझाऊं अगर तो कठिन हो जाएगा ना। तो समझते चलते हैं, सीखते चलते हैं, निरंतर सीखते रहिए, प्यार देते रहिए, कॉल करते रहिए। आपके रिलेटिव्स में अगर किसी की विज़िट किसी दूसरे शहर में होती है तो उसके चार्जेस अलग रहेंगे, वो लोकल लखनऊ में नहीं होगा।